जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरी क्लास में बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है बेटा, देखिए आज बेटा मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो वीडियो है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बेस्ड, बिकॉज मैं पॉलिटिकल साइंस की टीचर हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए, और आपको पता है एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, 1-1.5 महीना मुश्किल से बचा है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है आपके। इस बार तो सीबीएसई ने पैटर्न भी चेंज किया है। देन मेरा मेन मोटिव क्या था कि ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे जो स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है बेटा, देखिए बेटा एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। ठीक है, पढ़े ही बिना आपका गुजारा नहीं होगा। यदि पास होना है तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का यूज़ करने वाली हूँ कि जिससे आपका कंसेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इजी हो जाएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है। यदि आप मेरी वीडियो भी रेगुलरली देखेंगे देन आप देख पाएंगे कि हम किस तरह से अपनी स्टडी को कैसे इजी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, और एक चीज़ और मैं पहले कह देती हूँ आपको कि अपनी पढ़ाई से या अपने सिलेबस से कभी डरिएगा मत। ठीक है, क्योंकि जितना आप डरोगे आपकी पढ़ाई, आपका सिलेबस आपको उतना ही डराएगा। अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में आप इंटरेस्ट क्रिएट करिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको अपनी स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट करना, ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, लेकिन आपके इसी चीज़ को थोड़ा ईजी वे में बनाते हुए ताकि आप लोगों के कंसेप्ट सभी क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। चलिए हम अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में द कोल्ड वार एरा। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग बेटा, ये जो आपका चैप्टर है द कोल्ड वार एरा, ये नॉट ओनली कि भाई सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बच्चा यदि यूपी बोर्ड से भी पढ़ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस होता है बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है बेटा, लेकिन बस थोड़ा ये फ़र्क होता है कि हम लोगों का सीबीएसई जो स्कूल्स में पढ़ते हैं वो इंग्लिश वर्जन होता है, कई जगह हिंदी भी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। और जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो हिंदी वर्जन पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर सेम होते हैं, कंसेप्ट सेम होते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, बट सब चीज़ एक जैसी होती है। ठीक है बेटा, तो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है द कोल्ड वार एरा। सबसे पहले देखिए बेटा एक चीज़ हम क्लियर करते हैं कि आपकी पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक्स हैं। ठीक है, 2 किताबें हैं। पहली बुक का नाम है द कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी विश्व की राजनीति। अब सबसे बड़ी बात है, देखिए हमें विश्व की राजनीति को समझने के लिए ये जो आपका चैप्टर है फर्स्ट द कोल्ड वार एरा, ये पूरा का पूरा चैप्टर पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर आधारित है। पूरा ये चैप्टर आपको पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता दें, आपके जितने भी चैप्टर हैं इस आपकी बुक में सभी के सभी इस टॉपिक से कहीं ना कहीं लिंक हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक द कोल्ड वार एरा। सबसे पहली बात है कि आखिर कोल्ड वार होता क्या है। जब तक बेटा आपको कोल्ड वार का मीनिंग समझ नहीं आएगा ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आपको इसका मीनिंग समझ लेना है। देखिए सबसे पहले इसको हमने क्या लिखा, कोल्ड वार। कोल्ड वार होता है शीत युद्ध यानी ठंडा युद्ध। कोल्ड वार में क्या हुआ बेटा कि जो हमारा पूरा जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। दोनों पार्टीज अपने आप में काफ़ी सुपर पावर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टीज थी। एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर। ओके, तो हम आपको बता रहे थे कोल्ड वार का मीनिंग। कोल्ड वार में क्या होता था कि दोनों ये जो सुपर पावर कंट्रीज थी दोनों आमने सामने थी। ठीक है, लेकिन आमने सामने होने के बावजूद इन दोनों में कोई भी लड़ाई नहीं हुई, जिससे यदि इनमें आपस में डायरेक्टली वार होता तो ये कोल्ड वार नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता, थर्ड वर्ल्ड वार। ओके, चलिए इससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा आपको अपने बैकग्राउंड में ले चलते हैं, अपनी हिस्ट्री में ले चलते हैं। देखिए हमारे पूरे वर्ल्ड में अब तक 2, आपको पता है 2 वर्ल्ड वार हुए हैं। पहला वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में, 1914 टू 1918। ओके बेटा इस चीज़ को याद रखिएगा, 1914 से 1918 के बीच हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप लोगों को पता है कि चाहे भाई कोई देश जीते या कोई देश ना जीते, युद्ध कभी भी होता है अपने आप में अच्छा होता ही नहीं, बिकॉज युद्ध कभी अच्छे के लिए होता ही नहीं है। जब भी युद्ध होता है वो अपने पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां, बहुत कुछ अपनी निशानियां छोड़कर
जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि ये जो दोनों वार थे, दोनों वार दो ग्रुप के बीच लड़े गए। ठीक है बेटा, एक ग्रुप का नाम था, हम आपको पता है, अलाइन नेशन। अलाइन नेशन कौन से थे? मित्र राष्ट्र, जैसे कि उसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये कौन से इसमें आते थे? अलाइन नेशन में। और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप कौन था? एक्सिस नेशन। एक्सिस नेशन यानी धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में कौन से आते थे? जर्मनी, जापान और इटली। और बेटा एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि जो जर्मनी था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों में ही हारा था। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार चला 1914 से 1918 तक चला। अब जो जीतने वाली कंट्रीज थी, मित्र राष्ट्र जीते थे, ये बात तो आपको क्लियर पता ही चल गई। तो जो जीतने वाली कंट्रीज, उन्होंने सोचा कि अगर इन द फ्यूचर कभी सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो बहुत नुकसान होगा, और वो लोग नहीं चाहते थे कि लाइफ में कभी इन द फ्यूचर सेकेंड वर्ल्ड वार हो। इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा, और उन्होंने इसीलिए बेटा 1920 में 1920 में उन्होंने एक संघ बनाया जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। क्या है बेटा? लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ। देखिए ये लीग ऑफ नेशन बनाया गया था इसलिए ताकि ये युद्ध को रोक सके, इन फ्यूचर सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, कुल मिलाकर सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए। बट आपको पता होगा कि जो व्यक्ति रूल्स बनाता है ना, रूल्स कौन बनाता है? जब अब ये बनाया किसने लीग ऑफ नेशन? आपको पता हो, अमेरिका ने बनाया, उसके मित्र राष्ट्रों ने बनाया। तो उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखा, उन्होंने दूसरे नेशन के बारे में नहीं सोचा, और यही कारण था कि ये सक्सेस नहीं हुआ। यदि लीग ऑफ नेशन सक्सेस होता तो इन फ्यूचर कभी भी सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ। तो बेटा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। कब तक चला? 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, अब आपको ये तो हम बाद में बताएंगे कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों स्टार्ट हुआ, जर्मनी में क्या हुआ, आप सभी जानते होंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में, वो बाद की बातें हैं, उसके ऊपर कभी बाद में वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं। ठीक है बेटा, तो 1945 में कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से जो दो मित्र राष्ट्र थे, आपको पता है अमेरिका और कौन था? यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत संघ, उन दोनों के बीच ऐसी एक मतलब कड़वाहट पैदा हो गई, उनके रिश्ते इतने तनावपूर्ण हो गए कि उन्हीं रिश्तों में जो तनाव हुआ उसी को कोल्ड वार का नाम दिया जाता है। समझ आया आप सभी को? देखिए कोल्ड वार का सीधा सीधा मतलब होता है कि आमने सामने लड़ाई नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली जो दोनों पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश करती हैं। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। समझ आया आपको? इसमें क्या होता, पूरे वर्ल्ड में कोल्ड वार के समय में पूरे वर्ल्ड में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो रहा था, पूरा वर्ल्ड थर-थर कांप रहा था, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1914 में और 1939 में हम पूरा वर्ल्ड दो वर्ल्ड वार को झेल चुका था। अब पूरे वर्ल्ड में इतनी पावर नहीं थी कि वो थर्ड वर्ल्ड वार को झेल सकता। ठीक है, आपको पता होगा 1945 में आप सभी जानते होंगे एक बहुत बड़ी कहते हैं दुर्घटना घटी थी। अमेरिका ने जापान के दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर आपको पता होगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स विस्फोट कर दिया था। आप लोगों को देखिए 1 मार्क्स में आता है, आपको उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के नाम थे फैटमैन और लिटिल बॉय। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, 1 मार्क्स में आ जाता है फैटमैन और लिटिल बॉय। ठीक है, अब आपको पता हो उससे जापान बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। उसके बाद ही तो आपको पता होगा कि उसके बाद ही तो सेकेंड वर्ल्ड वार रुक गया था, है ना। तो उसके बाद यूएनओ स्टार्ट हुआ, फिर ये वाली चीज़ें हम यूएनओ वाली चीज़ें आपका जो 6 चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए रहने देते हैं उस चीज़ को। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक है बेटा, अब तक आप समझ गए होंगे कोल्ड वार क्या था। ठीक है, अब हम मेनली आपको बताएंगे कोल्ड वार कहाँ से, ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सा इंसिडेंट हुआ कि भाई कोल्ड वार स्टार्ट हो गया।
चलिए इस बारे में आपको बता दें। देखिए क्या हुआ कि जो अमेरिका और रसिया था, रूस था, है ना, यानी उस समय वो यूएसएसआर था, तो दोनों में बड़े अच्छे रिलेशन थे, दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, ठीक है ना। कहते हैं दो फ्रेंड जब होते हैं बड़ी अच्छी गहरी मित्रता, दोनों जो वर्ल्ड वार थे साथ मिलकर लड़े, बड़े अच्छे थे, ग्रो अप कर रहे थे दोनों के दोनों। लेकिन एक बात हुई कि क्या हुआ कि जब भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात आती थी तो अमेरिका हमेशा कहता रहता था यूएसएसआर को कि नहीं भाई, जो न्यूक्लियर वेपन्स है हमें नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, ह्यूमनिटी खतरे में पड़ती है, ये गलत है, ये सब है। अब बेचारा जो क्या था, जिसकी बात हम कर रहे हैं ना, यूएसएसआर की, वो सोचता ही रहा कि भाई न्यूक्लियर वेपन बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी कितनी विस्फोटदायक हो सकती है, वो सोचता रहा। लेकिन अमेरिका ने उसको बिना बताए भी न्यूक्लियर वेपन बना भी लिया, और नॉट ओनली बनाया बल्कि उस न्यूक्लियर वेपन को इम्प्लीमेंट भी कर दिया था जापान के ऊपर। तो जब जापान के ऊपर उसने इसको इम्प्लीमेंट किया तो सबको पता चल गया ना, पूरे वर्ल्ड को पता चल गई, ये बात छुपी थोड़ा ना होती है, ठीक है। तो यूएसएसआर को इस चीज़ का इतना बुरा लगा, उसने कहा कि भाई तूने बना लिया, न्यूक्लियर वेपन इम्प्लीमेंट भी कर, तो मुझे भनक नहीं लगने दी, फिर तू मेरा किस चीज़ का दोस्त है ना। फिर उस चीज़ को लेकर उन दोनों के बीच थोड़ा सा मनमुटाव पैदा हुआ, और बेटा हम आपको क्लियर कर देते हैं, यही मनमुटाव आगे चलकर कोल्ड वार का रूप इसी ने ही लिया था, ठीक है। वहाँ से गलतफहमी पैदा हुई। देखिए जब दो दोस्तों के बीच, दो मित्रों के बीच गलतफहमी पैदा होती है तो वो कितना भयानक रूप ले लेती है, इसी को कोल्ड वार का नाम दिया गया है। समझ आया आपको? चलिए हम आपको एक छोटा सा ग्राउंड लेवल पर आपको समझाते हैं कि कोल्ड वार एक्चुअल में होता क्या है। देखिए क्लास में दो स्टूडेंट लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। अब क्या हुआ कि टीचर क्लास में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई तुम लोग लड़ नहीं सकते, क्योंकि क्लास में जब टीचर होता है बच्चे बिल्कुल शांत रहते हैं। अब उनको ये होता है कि भाई अब उनके बीच में क्या होता है, टेंशन तो क्रिएट हो रही है ना। उससे पहले 2 मिनट पहले तो वो लोग लड़ रहे थे, फिर वो लोग अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हैं। जब टीचर प्रेजेंट होता है क्लास में तो वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा हो कि मैं इसकी लेग पुलिंग करूं, हर तरह से अपने फ्रेंड को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। एक्चुअल में यही कोल्ड वार होता है। आई थिंक सो आप लोग कोल्ड वार का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट। ओके बेटा, कोल्ड वार अपने आप में क्या था कि मैंने आपको बताया 2 महाशक्तियों के बीच ये अपने आप में एक बहुत घमासान मतलब विचारों की लड़ाई थी। इसको कहते हैं 2 विचारधाराओं का युद्ध था, ठीक है। इस चीज़ को देखिए हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ल्ड है, ओके। और ये छोटे छोटे हमारे सारे वर्ल्ड में छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे नहीं सभी देश हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है। एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, ओके। यूएसए को फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था और यूएसएसआर को क्या कहा जाता था, सेकंड वर्ल्ड। अब एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि इसमें जो और भी तो देश थे, ठीक है, इनको कहा जाता था बेटा थर्ड वर्ल्ड। क्या कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड। और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं हम कि हमारा इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड में इंक्लूड होता था, ठीक है। पश्चिमी देशों को कहा जाता था फर्स्ट वर्ल्ड, पूर्वी देशों को कहा जाता था सेकंड वर्ल्ड, और जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे अब बेटा इसको कहा जाता था थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड में कौन कौन से नेशन थे, थर्ड वर्ल्ड में वो नेशन थे जो किसी ना किसी इन दोनों ही ग्रुप के देश के गुलाम थे, ठीक है। आपको पता होगा हमारा देश भी इसी थर्ड वर्ल्ड में आता है। हमारा देश आपको पता होगा ब्रिटेन का गुलाम था, उस समय हमारे देश को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, ठीक है। समझ आया आपको ये चीज़ अच्छे से, ओके। तो पूरा वर्ल्ड जब इस पार्ट में डिवाइड था, यहाँ पर देखिए कोल्ड वार का सबसे मेन मोटिव था कि जो पश्चिमी देश थे जिनको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था, यहाँ पर जो आइडियोलॉजी थी वो थी पूंजीवादी आइडियोलॉजी, यानी कि जिसको कहते हैं हम कैपिटलिज्म। यहाँ पर क्या था, कैपिटलिज्म। अब ये जो ग्रुप था, ये जो सुपर पावर ग्रुप था वेस्ट कंट्रीज का, ये सभी देशों में पूंजीवाद को फैलाना चाहते थे, अपनी आइडियोलॉजी को हर जगह इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। और यहाँ पर था, मैंने आपको बताया, सोशलिज्म। सोशलिज्म यानी साम्यवाद। ये लोग सभी वर्ल्ड को पूरा साम्यवाद में डाइवर्ट कर देना चाहते थे। और ये देश इसीलिए इन दोनों ग्रुप की नज़र जो थी इन सभी देशों के ऊपर थी कि कैसे हम अपने ग्रुप को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं, कैसे बड़ा बना सकते हैं। समझ आया आप सभी को? यानी कि इसको हम एक आइडियोलॉजी की वार भी कह सकते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि कोल्ड वार क्या था,
ओके, अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं बेटा, आप 1 मार्क्स में पूछा जाता है 1947 में। ओके बेटा, 1947 में जो अमेरिका था, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था ट्रूमैन। ओके बेटा, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, नाम था ट्रूमैन ऑफ थ्योरी, यानी कि ट्रूमैन का सिद्धांत। ट्रूमैन का सिद्धांत क्या था 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, और ये मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत डीपली है आपकी बुक में। आप यदि पूरी बुक भी पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ट्रूमैन कहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ट्रूमैन की जो थ्योरी थी वो उसका मेन मोटिव क्या था कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज से ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाई जाए कि सोशलिज्म को बुरी तरह फैलने से रोका जा सके। ठीक है, सोशलिज्म को रोकने के लिए उसने एक थ्योरी बनाई थी जिसको हम ट्रूमैन की थ्योरी कहते हैं, और 1947 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके बेटा, अभी हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि एक और आपकी जब आप बुक पढ़ेंगे अच्छे से तो बुक के जो 2nd पेज है उस पर एक चीज़ आती है कि एक बड़ा ही हाईएस्ट पॉइंट था कोल्ड वार के समय में, जिसका नाम था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। हम आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपकी बुक में, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक पूरा आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आपको स्टार्ट कर यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा। ओके, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ओके बेटा, और हम आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बता दें कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बच्चे सोचते हैं कि मैम ये कब बनाया गया था, कोई कहता है 1961 में, किसी बुक में होता है 1962 में। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, यदि आपका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के ऑप्शन में 1961 या 62 आता है, देन आप यदि दोनों में से, अगर आपके ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं, ठीक है, या और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप दोनों को ही यदि टिक मार्क कर देते हो, दोनों में से एक को भी टिक मार्क कर देते हो तो वो सही इंक्लूड होगा। इस चीज़ को देखिए, यानी कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो था वो स्टार्ट हुआ था 1961 में, और 1961 में 1962 में वो इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, आपको समझ लेना चाहिए। अभी देखिए, मैंने आपको वर्ल्ड के बारे में समझाया था ना कि 2 पावर्स में डिवाइड था हमारा वर्ल्ड। तो ये देखिए, ये था आपका यूएसए और ये है आपका यूएसएसआर। तो यहाँ पर देखिए, यूएसए के बिल्कुल नज़दीक एक छोटा सा देश था जिसका नाम था क्यूबा। ओके, जिसकी जो बाउंड्री लाइन थी एक साइड से यूएसए से मिली हुई थी, 3 तरफ से वो पानी से घिरा हुआ था। ठीक है, उसको क्या कहते थे, क्यूबा। ओके बेटा, अब क्या हुआ, क्यूबा था तो अमेरिका के ही नज़दीक, बहुत नज़दीक था, लेकिन आपको हैरत अंगेज बात हम बताएं कि जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने क्यूबा को अपने फेवर में ले रखा था। ठीक है, क्यूबा देखिए बेटा एक बहुत ही छोटा सा देश था। यूएसएसआर ने सोचा कि भाई, आपको पता है कि टेंशन का माहौल बहुत क्रिएट हो रहा था, आपस में दोनों में बहुत तनातनी चल रही थी। तो यूएसएसआर ने सोचा कि यदि क्यूबा को मैं अपने फेवर में कर लेता हूँ तो इन फ्यूचर यदि कभी लड़ाई हुई, कभी 3rd वर्ल्ड वार हुआ भी, तो मैं यूएसए के बहुत नज़दीक पहुंच सकता हूं, यूएसए को मैं क्यूबा से ही ख़त्म कर सकता हूं। ठीक है, ये उसकी साइकोलॉजी थी, लेकिन उसने अभी जाहिर नहीं किया। सबसे पहले उसने क्या किया कि जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे उस समय, प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था फिदेल कास्त्रो। ठीक है, क्या नाम था, फिदेल कास्त्रो। ओके, फिदेल कास्त्रो। उसने फिदेल कास्त्रो से कहा कि भाई, पहले उसको प्रलोभन दिया, थोड़ा सा लालच दिया। फिदेल कास्त्रो को बहुत अच्छा यूएसएसआर की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहा। अब भाई देखिए, अगर कोई देश हमसे इतनी अच्छी फाइनेंशियली हमें हेल्प दे रहा है, हर चीज़ में हमारी हेल्प कर रहा है, देन हमारा भी तो फ़र्ज बनता है ना कि यदि हम उसके कुछ काम आ सके। तो इसीलिए यूएसएसआर के उस समय प्रेसिडेंट थे, हम आपको बता रहे थे, निकिता ख्रुश्चेव। और 1 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट का नाम बताइए। तो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस समय जॉन एफ कैनेडी। ओके, जॉन एफ कैनेडी। तो भाई यूएसएसआर ने कहा कि ऐसा है, हम कुछ नहीं चाहते आपसे, केवल थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं कि हम आपके देश में यहाँ पर अपना एक सैनिक अड्डा खोलना चाहते हैं, क्या आप हमें परमिशन दे सकते हो। क्यूबा ने कहा कि भाई क्यों नहीं, अगर मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, जो निकिता ख्रुश्चेव थे, जब उन्होंने ये सारी बातें यहाँ पर की, इनको हेल्प किया, सब कुछ किया, देन यूएसए को भनक तक नहीं लगने दी।
ठीक है। उसने यहाँ पर सैनिक अड्डा भी बना लिया, और आपको हम बता दें नॉट ओनली कि सैनिक अड्डा बनाया उसने क्यूबा में, बल्कि उसने क्यूबा में ऐसी मिसाइलें तैनात कर दी कि यदि समय पड़े, यदि उसको आवश्यकता हो, तो वो यूएसएसआर में बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से यूएसए के जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे वाशिंगटन डीसी हो, चाहे क्या हो, जो उसका डिफेंस एरिया है, उसको वहीं से अपने रिमोट कंट्रोल से उड़ा सकता था, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इसका पता तक नहीं चला यूएसए को, लेकिन जब यूएसए को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मार्क्स में ये भी आ सकता है कि यूएसए को कितनी टाइम के बाद पता चला कि भाई क्यूबा में यूएसएसआर ने अपना सैनिक अड्डा बना लिया है, तो उसको पता चला 21 डेज, ठीक है, आफ्टर 21 डेज, यानी कि 3 हफ्तों के बाद यूएसए को इस बारे में जानकारी मिली। अब यूएसए डर गया। यूएसए ने सोचा कि भाई ये तो बिल्कुल मेरे नज़दीक आ गया, अगर मैंने जरा सी भी कुछ भी प्रॉब्लम की तो ये क्या करेगा, ये तो मुझे पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर देगा। अब देखिए, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जब हम लोगों का मतलब हम आपने सुना होगा कि जब हम लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हमें बड़े धैर्य से काम लेना चाहिए, ठीक है ना। जल्दी में हम कुछ भी करते हैं तो वो हमेशा गलत ही होता है। अब इसने सोचा कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो यूएसएसआर मुझे पूरी तरह से प्रभावित कर देगा, और यदि उसने मेरे न्यूयॉर्क शहर को निशाना बना लिया तो मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क शहर से ही यूएसए की सारी एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहीं पर है, वर्ल्ड ट्रेड टावर वहाँ पर है, आपको सब चीज़ अच्छे से पता है। न्यूयॉर्क सिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यूएसए के लिए। तो अब यूएसए ने सोचा लेकिन मैं ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकता ना, अब क्या मैं इंतज़ार करूंगा कि यूएसएसआर कब अपने रिमोट कंट्रोल से अपनी मिसाइलों से मुझे बर्बाद कर देगा। तो उसने सोचा कि उसने दिमाग लगाया कि यूएसए आता कहाँ से है, यहाँ पर अपने जो उसने सैनिक अड्डा बनाया है अपनी उस सैनिक आर्मी को वो चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड करता है। जाहिर सी बात है पानी के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि जो क्यूबा था उसके तीनों तरफ पानी था, एक तरफ से वो यूएसए से लगा हुआ है। तो उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है, उसने यूएसए के चारों तरफ पानी में अपने जंगी बेड़ों का एक लाइन लगा दी, एक कहते हैं ना एक बाउंड्री लाइन लगा दी अपने जो बहुत उसके पावरफुल जंगी बेड़े थे, और कहा कि अब आओ तुम पानी से, देखता हूं कि तुम भाई कैसे एंट्री करते हो क्यूबा के अंदर। अब देखिएगा, जब यूएसएसआर के सारे जहाज आए युद्ध सामग्री लेकर और सारी चीज़ें लेकर, तो उन्होंने देखा कि अरे भाई क्या हुआ, सारे की सारी लाइन लगी है, पूरी एक बाउंड्री लाइन बना दी अमेरिका ने। तो उन्होंने अपने जो है संपर्क किया यूएसएसआर में कि भाई अब हम क्या करें, जो अमेरिका है उसने तो पूरी एक दीवार बना रखी है, क्या हम उस पर हमला करें क्या नहीं करें। तो यूएसएसआर भी समझ गया, उसने कहा कि कोई बात नहीं है, ऐसा करो, आपको अटैक करने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप अपने जहाज वापस ले आओ, ठीक है, हम युद्ध अभी के लिए टाल देते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें, देखिए ये जो पॉइंट था, जब अमेरिका को लगा, पता चला कि यूएसएसआर ने सैनिक अड्डा बना लिया है क्यूबा में, तो उस समय पूरा वर्ल्ड डर गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को ये लग रहा था कि पता नहीं वो कौन सा पॉइंट होगा, वो कौन सी घड़ी होगी जब थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने वाला है। सभी को लग रहा था कि अभी हुआ, लेकिन देखिए समझदारी भी कहेंगे इसको कि थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। ये था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो था, इसको सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी चरम बिंदु माना जाता है कोल्ड वार का। इस चीज़ को समझिएगा। और एक चीज़ और लास्ट में आपको बता रही हूँ अभी इस अपनी चैनल में, देखिएगा बेटा कि जब दोनों देशों के पास बहुत पावरफुल थे, लेकिन युद्ध क्यों नहीं हुआ, इस चीज़ को जानते हो क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का संतुलन। भाई कोई भी देश आपस में भावना तो रख रहा था लड़ने की, लेकिन दूसरे देश को भी ये पता था कि यदि मैंने इसके खिलाफ कोई युद्ध, कोई शस्त्र का प्रयोग किया, कोई लड़ाई की, तो भाई ये भी तो कम पावर नहीं है ना, इसके पास भी तो मेरे जितनी पावर है और शायद मेरे से ज़्यादा हुई, ठीक है। अगर मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा तो बचूंगा मैं भी नहीं। इसी
अवस्था को कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, यानी शक्ति का संतुलन। कि दोनों सुपर पावर को अच्छी तरह से ये बात पता थी कि दोनों के पास जो पावर्स है, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके भंडार हैं। यदि एक भी देश ने अटैक किया तो दूसरा तुरंत इसका जवाब देगा, और अगर दूसरा जवाब देगा तो पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मीनिंग्स ऑफ कोल्ड वार और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद।